औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पढ़ेंगे न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7 और उसके चैप्टर कर रहे हैं 1 विच इज़ प्लांट सिस्टम, और इसका टॉपिक करने लगे हैं पेज 8 के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में मुसलसल केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। द रॉ मटेरियल फॉर दीज रिएक्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एटम्स या तो आपस में जुड़ते हैं या टूटते हैं, यानी एक का टूटा और दूसरे से जुड़ गया, या दोनों के टूटे और आपस में मर्ज होकर एक नया सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, जिस तरह अब इसमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, अगर अब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के लिए आप अकेले तो नहीं ना लड़ सकते, आपको सामने वाले जिससे आप लड़ रहे हैं उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आपके दुश्मन की ज़रूरत है। तो इसमें जो दो सब्सटेंसेस हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बुलाएंगे, यानी जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो लड़ते हैं। ठीक है, और या तो वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या फिर वो एक दूसरे को तोड़कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नई चीज़ बना देते हैं। अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसमें रिएक्टेंट के तौर पर हमारी दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है वाटर। और जब भी ये दो रिएक्टेंट्स आपस में लड़ते हैं या रिएक्ट करते हैं तो ये तीसरी जो नई चीज़ बनाते हैं ना उसको प्रोडक्ट बुलाते हैं। तो इन दोनों के यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के आपस में रिएक्ट करने से हमारे पास ग्लूकोज या शुगर एज अ प्रोडक्ट बनती है। तो हमारे केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्शन क्या हुई, क्या प्रोडक्ट हुई, शुगर या हमारी ग्लूकोज, और इसके साथ ऑक्सीजन भी बनती है, यानी दो चीज़ें हमें मिलती हैं इनके लड़ने से। एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शंस कम फ्रॉम द सन। हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन हमने करवाना है, जो हमने लड़ाई करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जैसे कि दो बंदे लड़ते हैं, किसी वजह से लड़ते हैं ना, कोई चुगलखोर होता है जो उनके अंदर आके बात कर जाता है और उनको गलतफहमी का शिकार कर देता है। होता एक ही चुगलखोर है, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा और दोनों को आपस में लड़ा देगा। लेकिन हमारा सूरज जो है ना यहाँ चुगलखोर का काम कर रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें सनलाइट रिक्वायर्ड है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे जो दुनिया में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें भी हमें सूरज की रोशनी चाहिए, बल्कि उसमें हमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चुगलखोर का काम करती हैं, जो लड़ाने का काम करती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाने का काम करती हैं। तो क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें पत्तों में पौधे का खाना तैयार होता है, इस खाने को बनाने के लिए इस केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, उस लड़ाई को करवाने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है। अगर सनलाइट होगी तो ही ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आपस में रिएक्शन होगा और हमें ऑक्सीजन, शुगर या ग्लूकोज मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ अब्जॉर्ब बाय अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आपको वो बता रहे हैं लड़ाई शुरू कैसे होती है। ठीक है, ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे लेता है। सबसे पहले हमें सन जो ज़रूरत है, जाहिर बात है वो ही किसी के पास जाएगा ना, किसी के कान भरने के लिए। अब सनलाइट से जो हमने है क्या एब्जॉर्ब कर लिया है, एक ग्रीन केमिकल है। ठीक है, वो हमारी सनलाइट जो है वो हमें एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। होता तो मौजूद है, हर सब्ज़ पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगर वो पत्ता सब्ज़ नहीं है देन इट लेक क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो ग्रीन केमिकल है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए और ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट मेक्स प्लांट ग्रीन। क्लोरोफिल क्या है, जो पौधे को सब्ज़ रखता है। आपने देखा होगा जो पौधे डायरेक्टली सन के नीचे नहीं होते या उनके ऊपर सन नहीं आ रहा होता और उनको प्रॉपर सूरज की रोशनी नहीं मिल रही होती, उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनको सूरज में रखो, इनको सनलाइट में रखो ताकि ये सेहतमंद हों। तो जब हम सनलाइट में रखते हैं तो उनके पत्तों के अंदर जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है केमिकल, उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और फिर वो सेहतमंद होते हैं।
inside chlorophyll is contained in chloroplast inside plant cell. और ये क्लोरोफिल जो ग्रीन केमिकल है ऐसे नहीं रखा, आपको पता ना, हमने भी केमिकल्स या दवाइयाँ हम अपने घरों में एक एयर टाइट बॉटल जार में रखी होती हैं, तो इधर जो जार है वो पत्तों के पास वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो अपने अंदर क्लोरोफिल रखता है। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड इक्वेशन। आपको नीचे वर्ड इक्वेशन नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट निकल रही है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। पर इस दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इस एरो के नीचे मौजूद सनलाइट की ज़रूरत है, जो कि एब्जॉर्ब करवाएगी क्लोरोफिल को, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ खास चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे, जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं उसको फिर और प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे। Sunlight provides the energy that enables carbon dioxide and water to react together to make glucose and oxygen. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट की जो रोशनी है, नॉट हीट, हमें सन से दो चीज़ें मिलती हैं, एक लाइट मिलती है, एक हीट मिलती है। आप सूरज में खड़े हो जाएं बाहर जाके सहन में, आपको सिर्फ आपके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही होगी, आपको उसकी गर्मी भी महसूस हो रही होगी। तो पत्ते क्या करते हैं, पत्तों को उनकी गर्मी से ये फ़ायदा पहुंचता है कि वो इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो उन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया होता है, उस ऑक्सीजन को हीट के ज़रिए इवेपोरेट करते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं एटमॉस्फेयर में। और ग्लूकोज जो होता है उस पौधे के अपने काम आ रहा होता है, ठीक है, उसके अपने खाने के और प्लांट के बाकी पार्ट्स को वो जाता है ग्लूकोज, वो खाना ही है, पौधे का खाना है, वो पौधे से बाहर नहीं निकलता, वो पौधे के अंदर ही बनता है और अंदर ही टू वे डायरेक्शन में अप डाउन होता रहता है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्लोएम इस शुगर को कैरी करेगी, और हमारी ये फ्लोएम ट्यूब जो थिन ट्यूब है हमारे वैस्कुलर टिश्यू में, वो खाने को ऊपर नीचे लेकर जाएगी, और ये बाई डायरेक्शनल होती है, टू वे डायरेक्शन में होती है। और जाइलम जो है सिर्फ मिनरल और वाटर को ऊपर तक लेकर जाती है। तो अब आप जैसे कि देख रहे हो कि सनलाइट, पौधों को रोशनी की ज़रूरत है, ठीक है, अगर तो उन पर रोशनी पड़ेगी उनका काम चलता रहेगा, खाना बनता रहेगा। और जैसे ही रात होती है, क्यों हम शाम में माएँ कहती हैं कि बच्चों पौधों के पास नहीं जाना, दरख्तों के पास नहीं जाना, इन्होंने ये बातें बनाई हैं जी उनके ऊपर जिन्नात होते हैं। बेशक यकीनन होंगे, लेकिन ज़्यादा ख़तरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की इन्हेलेशन का, क्योंकि जब हम शाम के टाइम पौधों के पास जाते हैं और वहाँ पर सूरज नहीं होता, देन पौधे जो है ना रिस्पायर कर रहे होते हैं, अब वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें शाम के टाइम पौधों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके रेडियस के अंदर, जितना पौधा है, जितना बड़ा पौधा है, उसके उस रेडियस के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार घट चुकी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एक्सेल कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला फैक्टर क्या है? सनलाइट। सनलाइट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, और एज अ प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट हमें क्या देंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। अब वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो चलो जाइलम के थ्रू प्लांट में चला गया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे आई लड़ने के लिए, रिएक्ट करने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने अपने एटमॉस्फेयर में से, हवा में से, सारा दिन, जितने दिन देर सूरज निकला रहेगा, पौधे अपने अंदर हमारे सारे एटमॉस्फेयर में से, हमारी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच कर अपने अंदर सांस लेते रहेंगे, अपने अंदर ले जाते रहेंगे, और जब वो सांस बाहर निकालेंगे तो ऑक्सीजन के तौर पर बाहर निकालेंगे। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स में से, ठीक है, स्टेम में से नहीं, ब्रांचेस में से नहीं। जितना हरा भरा दरख्त, ज़्यादा पत्ते समझ लो, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसने अपने अंदर डिफ्यूज़ कर ली, वो एंटर करेगी लीफ के अंदर। और स्टोमेटा, जो कि पत्ते के नीचे मौजूद स्मॉल होल्स, टाइनी होल्स होते हैं गोल शक्ल के, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, पीछे भी बताया था, हम स्टोमेटा का रेस्पिरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं। और यहाँ पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि दीज वर स्टोमेटास, और इन स्टोमेटास के ज़रिए, इन गेट के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी लीफ के। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन, अच्छा ये पत्तों वाला नहीं पढ़ना, भी इधर का पढ़ना है हमने, ये हो गया। फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा, इट इज़ दिस ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल।
अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने अपने अंदर सांस लेकर पौधा ले गया, तो आखिर उसने सांस बाहर भी तो निकालना ना, हमारी तरह जिस तरह हम सांस अंदर लेके जाते हैं और फिर सांस को बाहर निकालते हैं। जब पौधा सांस को बाहर निकालेगा अपनी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या निकालेगा? ऑक्सीजन। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। और मैंने आपको बताया था कि दो रिएक्टेंट्स आ कहाँ से रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आया लीफ के थ्रू एंटर हुआ स्टोमेटा के गेट से, और वाटर कहाँ से आया? हमारे मिनरल्स कहाँ से आए? हमारे जाइलम के थ्रू रूट्स में से, अंडरग्राउंड सॉइल में से हमें मिले। ठीक है। ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। और हमारे ये जो वाटर आ गया ऊपर, और ये जो आपके लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ना दोनों चीज़ें, दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से पौधे में एंटर हो रही है, आपको ये बताया जा रहा है। मैं फिर दोबारा बताती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में के ज़रिए आएगी, और पत्तों के ज़रिए कैसे आएगी? पत्तों के नीचे मौजूद स्टोमेटा से एंटर करेगी पौधे के अंदर। और पानी कहाँ से आएगा? जो कि दूसरा रिएक्टेंट है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में झगड़ा करवाना है, उनको रिएक्ट करवाना है, उनका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करवाना है। तो वाटर हमें जाइलम देगी, जो कि हमारी एक वैस्कुलर ट्यूब है, थिन ट्यूब है, जो कि रूट से लेकर स्टेम के अंदर से लीफ तक जाती है, वन वे डायरेक्शन, मिनरल और पानी लेकर। तो ये पानी हमें वहाँ से मिल गया। अब दोनों चीज़ें मिल गई। ठीक है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट उन पर पड़ रही है, और अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, और इनकी प्रोडक्ट क्या बननी शुरू हो गई है बच्चों? ये बनना शुरू हो गया आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से आई थी, उस रास्ते से इनकी प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकलेगा वापस पत्तों में से बाहर। ठीक है। और ग्लूकोज जाएगा जाइलम जैसी ही दूसरी ट्यूब के अंदर, विच इज़ कॉल्ड फिलोयम। ठीक है। तो आपको ये तरतीब समझ आ गई होगी। गैसेस लीव से ही एंटर भी कर रही हैं और आउट भी हो रही हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और दोनों का रास्ता क्या है? वही लीव के स्टोमाटास, लीव से ही वो एंटर होंगे और लीव से ही बाहर निकलेंगे, केमिकल रिएक्शन से पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी। और इसी तरह हमारे पास जो वैस्कुलर बंडल में ट्यूब्स रखी हुई हैं, जिनमें फ्लोएम और जाइलम है, तो उन दोनों के थ्रू हमारी एक प्रोडक्ट जाएगी, सॉरी एक रिएक्टेंट जाएगा, जो कि वाटर है, जाइलम के थ्रू जाएगा, और फ्लोएम के थ्रू वापस ग्लूकोज आएगा। ठीक है। और ग्लूकोज फिर ऊपर नीचे होता रहेगा प्लांट के अंदर। अब सम ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज। अब ऐसा नहीं है कि सारा ग्लूकोज पत्ते अपने खाने बनाने के अंदर इस्तेमाल कर लें और हज़म कर लें उसको। कुछ ग्लूकोज तो एनर्जी के तौर पे पौधा खुद ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, तो उसको आखिर कहीं से कहीं एनर्जी तो चाहिए, जैसे हमें चलने फिरने के लिए खाना खाना पड़ता है। इसलिए पौधे जो कि प्रोड्यूसर होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो खाना इनका ग्लूकोज ही होता है। तो कुछ ग्लूकोज का खाना तो वो खा लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के अमल के, क्योंकि वो थक जाते हैं, ये काम करते हैं ना लड़ते लड़ते, तो फिर उनको खुराक की ज़रूरत होती है। तो वो ग्लूकोज जो उन्होंने कुछ बनाया होता है प्रोडक्ट की शक्ल में रिएक्शन के बाद, वो ख़ुद भी कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ को वो बचा कर रख लेते हैं अपनी रूट्स में, अपने स्टेम में। ये जगह हैं इनकी, स्टोर हाउसेज हैं ये। ठीक है। इनके पावर हाउसेज हैं, यहाँ पर ये स्टार्च की शक्ल में इसको संभाल देते हैं अपने ही पौधे के अंदर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड लीफ सेल्स। अब लीफ सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि एब्जॉर्ब करने में मदद देता है क्लोरोफिल को सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो बड़े मज़े का ये टॉपिक है। यहाँ पर उन्होंने एक डिड यू नो दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैन ऑल्सो बी लिमिटिंग फैक्टर। दिस प्लांट मे नॉट हैव इनफ क्लोरोफिल टू फोटोसिंथेसिस एज फास्ट एज अ प्लांट हुज लीव्स आर कम्प्लीटली ग्रीन। अब वो ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल की जो अमाउंट है ना, वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक ख़ास हद तक पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद है। तो अब देखते हैं कि कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ता येलो होता है, फिर कम्प्लीटली ब्राउन हो जाता है, सूख जाता है और पौधे से नीचे गिर जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ऐसा नहीं है कि हर वक्त उसमें टन मन क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, नहीं,
उसकी भी एक ख़ास लिमिट है, एक ख़ास मिकदार है। जैसे हमारे घर में आटे की मिकदार है, एक ख़ास वक्त तक चलता है, उसके बाद हमें और आटा ख़रीदना पड़ता है क्योंकि हम वो खा चुके होते हैं। इस तरह पत्ता जब अपनी क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ख़त्म कर देता है, क्लोरोफिल कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाता है, तो फिर वो पत्ता गिर जाता है, उसकी जगह एक नया पत्ता पौधे के ऊपर निकल आता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। अब इसके अलावा उन्होंने एक लिखा हुआ है, डिड यू नो में फिलोइम इज़ लिविंग टिश्यू, जाइलम ट्यूब्स आर डेड। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि फिलोइम टू वे डायरेक्शन और वो चलता फिरता रहता है और वो ज़िंदा टिश्यूज़ या ज़िंदा सेल्स के साथ बना है, जबकि जाइलम जो वो डेड टिश्यूज़ से बना हुआ है और वो वही रिंग्स हैं, वो वही वुड है जो आपको हमारी लॉग्स में, ट्री की ट्रंक में नज़र आती है, ठीक है। और वो जितने ओल्ड होते जाएंगे वो एक रिंग की शक्ल में आती जाएगी फिलहाल, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा रिंग। और फिर जब हम दरख्त काटते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें कितनी दफ़ा जाइलम की रिंग बनी है। जितनी रिंग्स होंगी आप काउंट कर सकते हैं कि इतनी एज है, क्योंकि एक जाइलम की रिंग एक साल में बनती है। उससे हमें उस दरख्त की उम्र का भी पता चल जाएगा कि ये कितना ओल्ड है, ठीक है, जितने रिंग्स हैं। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें जाइलम कितनी दफ़ा ग्रो की, यानी कितनी दफ़ा उसमें जाइलम की ट्यूब्स आई और कितनी दफ़ा वो डेड होके डेड डेड रिंग्स चले उसके अंदर। तो बच्चों ये था हमारा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम मैं आपको फिर बता देती हूँ, हमारे पास रिएक्शन के लिए दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा पत्ते के ज़रिए स्टोमेटा में, जो गेट बना हुआ है पत्ते के नीचे, और वाटर आएगा हमारे पास फ्रॉम द जाइलम ट्यूब, ठीक है, जो कि हमारी थिन ट्यूब है हमारी वैस्कुलर टिश्यू की, जिसको वैस्कुलर टिश्यू बुलाते हैं। अब ये दो दो चीज़ें आ गई, गैस आई पत्तों के रास्ते, स्टोमेटा से एंटर किया, पानी आया हमारी रूट से जाइलम के रास्ते लीव्स तक। अब जब ये आपस में रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया और फिर क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट निकला, गैस में से गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन जनरेट हो गई और पानी में से ग्लूकोज आ गया, क्योंकि पानी खाली पानी नहीं, उसमें मिनरल शामिल है, वो मिनरल सोल्यूशन है, तो वहाँ से हमें ग्लूकोज मिल गया। अब गैस जो ऑक्सीजन बनी थी वो किस रास्ते से बाहर गई, जिस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आई थी, यानी पत्ते के नीचे मौजूद स्टोमेटा में से। वहीं स्टोमेटा में से हमारी ऑक्सीजन पौधे में से बाहर निकल जाएगी, पत्ते में से बाहर निकल जाएगी, और हमारा जो ग्लूकोज बना है वो कहाँ जाएगा, जाइलम जैसी ही वैस्कुलर ट्यूब में, जिसका नाम फिलोइम है, और वो फिलोइम ऊपर नीचे ग्लूकोज को लेकर जाएगी। कुछ ग्लूकोज हमारा पौधा स्टोर कर लेगा बाद में खाने के लिए, और कुछ ग्लूकोज वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ख़ुद इस्तेमाल कर लेगा ताकि उसको एनर्जी मिले और वो ये रिएक्शन टेक प्लेस करवा सके। तो चलते हैं पेज नंबर 8 के टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। यहाँ 3 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो जो आंसर है इसका वो है नंबर 1, फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम सनलाइट। Third answer is leaves are broad with a large surface area so that they are exposed to more light and can maximize light absorption. They are thin and flat so that carbon dioxide has a shorter distance to diffuse and the diffusion therefore occurs as a faster rate. तो ये क्वेश्चन था हमारा, हाउ डज द शेप ऑफ अ लीव हेल्प देम टू देयर जॉब। ये लीव्स क्यों, उनकी शक्ल जो अल्लाह ने बनाई है, चौड़े चौड़े पत्ते बनाए हैं। कुछ दरख्तों के तो बहुत, जैसे केले के दरख्त के कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह आपको मैंने यहाँ पर बता दी है कि जितना ब्रॉड होगा उतना ज़्यादा अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी, ज़्यादा एरिया होगा और रेट फास्टर होगा डिफ्यूजन का। तो जितनी ज़्यादा जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ होती जाएगी इनटू लीव, और ऑक्सीजन उतनी जल्दी जनरेट हो जाएगी, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल को स्टेबलाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेज है 9 और उसके ऊपर इसका अगेन टेस्ट योर सेल्फ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट को जो घटाते बढ़ाते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं। तो द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है लाइट इंटेंसिटी है, कम ज़्यादा होना लाइट का, सनलाइट का, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के वो कितनी जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है पत्तों के अंदर, एंड टेम्परेचर के वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, वार्म है। तो वो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ या कम करने में किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन वाई लीव्स आर ग्रीन। तो लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द ग्रीन केमिकल प्रेजेंट इन द लीव्स, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इफेक्ट्स डज टेम्परेचर हैव ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ या कम करने में किस तरह काम दिखाता है, वो उसके बारे में हमने आंसर करना है। तो इसका आंसर है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। तो ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, आपके फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ कर देता है। अगर आपका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो तेज़ होता जाएगा, तेज़ी से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होंगे। ठीक है, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट करेगी। अब फोर्थ क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी किस टाइम फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे से टेक प्लेस होगा। तो वो है द आइडियल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ब्राइट लाइट होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, प्लेंटीफुल वाटर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हाई टेम्परेचर से आपको पता है कि इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ट्रांसपिरेशन के अमल में, तो स्टोमेटा जो है ना वो ज़्यादा पानी जो है मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर फेंकना शुरू कर देगा। तो इसको रोकने के लिए हमें प्लेंटीफुल वाटर चाहिए ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस अच्छे से टेक प्लेस हो, पौधे मुरझाएं ना। एक्सप्लेन व्हाट अ लिमिटिंग फैक्टर इज। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, जो किसी चीज़ को रोक दे या स्लो डाउन कर दे। अ लिमिटिंग फैक्टर इज अ कंडीशन, एक ऐसी हालत का नाम है दैट व्हेन इन शॉर्टेज, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज आ रही है तो वो आगे से काम करना बंद कर दे, किसी भी चीज़ को स्टॉप कर दे। स्लो डाउन द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो रिएक्शन की जो रेट है उसको या तो स्लो कर देगा या कम्प्लीटली क्लोज कर देगा। जैसे आप फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बन रहा है और पीछे से रॉ मटेरियल कम हो गया है, तो हम उसके रेट को कपड़े बनाने को स्लो डाउन कर देंगे, हम कम लोगों को लगाएंगे कपड़ा बनाने पर। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल आर लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये 4 फैक्टर्स हैं नीचे, जो कि अगर ये तो होते ही लिमिट हैं, ठीक है ना, और अगर ये जैसे थोड़े रह जाएं तो वो स्लो डाउन कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने किया हमें एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोफिल माइट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर सम प्लांट्स, यानी सारे प्लांट्स के लिए नहीं, कुछ प्लांट्स के लिए। तो देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैन ऑल्सो बी अ लिमिटिंग फैक्टर। हमने वैसे भी पिछले सवाल में इसको क्लोरोफिल को डाला है, क्योंकि कहीं कुछ पौधों में क्लोरोफिल की लिमिटेशन की वजह से भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। तो और ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस प्लांट में नॉट हैव इनफ chlorophyll to photosynthesize as fast as a plant whose leaves are completely green। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाइट पत्तियां होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ डिड यू नो में ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि आपको इन्होंने नीचे जो एग्जांपल दिए ना, ये पौधा नज़र आ रहा है, इसमें ग्रीन लाइंस कम है और येलो पार्ट ज़्यादा है, वाइट पार्ट। तो इसमें यकीनन ये जो पिगमेंटेशन क्लोरोफिल का जो केमिकल है, सिर्फ उन्हीं जगहों पर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर डार्क ग्रीन कलर है। तो अगर हम इस पौधे को देखें और हम इसको कंपेयर करें किसी ऐसे पौधे के साथ जिसके सारे पत्ते कंप्लीटली ग्रीन है, यानी उसमें कोई वाइट पैचेस नहीं है या येलो पैचेस नहीं है, तो वो वाला पौधा जिसमें ज़्यादा ग्रीनरी है, क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को टेक प्लेस करवाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्लांट, जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल लिमिटेड है। तो इसलिए हम क्लोरोफिल को लिमिटेशन का फैक्टर समझते हैं कि अगर ये कुछ पत्तों में, फॉर सम प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं, बस ऐसे प्लांट्स जिनमें इस किस्म की शक्लों के पत्ते होते हैं, कुछ में पर्पल पत्ते होते हैं, आपने देखा ना पर्पल उनके लीव्स होते हैं, किसी के ऑरेंज होते हैं, किसी के येलो होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोफिल ना होने के बराबर होता है, तो वो भी लिमिटेड जो है ना फोटोसिंथेसिस अपने अंदर टेक प्लेस करवाते हैं। फिर उनके कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, फिर पौधा जिंदा कैसे रहता है, तो उसकी स्टेम के अंदर, उसकी ब्रांचेस के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा, टेक प्लेस हो रहा होता है, क्योंकि उसकी स्टेम और उसकी ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, तो फिर ये सारा अमल वहाँ टेक प्लेस होता है। तो बच्चों, ये था हमारा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।